ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मैंने सामने क्या लिखा है आपको, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट है जो कि आपका, मैं मान के चलता हूं कि सबसे बेसिक सब्जेक्ट वही है ना। और ये हार्डवेयर रिलेटेड बातें करता है। और ये सब्जेक्ट किसी भी पेपर में 8 से 10 नंबर का आता है। 15 से 20 का भी आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं होगी कि अचंभे वाली बात है कि कैसे आ गया, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि आर्किटेक्चर का मतलब फंडामेंटल्स है। जैसे कि हम आईओ डिवाइसेस की बात करते हैं, स्कैनर, प्रिंटर, इन सब की बातें भी करते हैं, है ना। हार्डवेयर से रिलेटेड किसी भी चीज की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हाँ, इससे जरूर रिलेटेड है कहीं ना कहीं, है ना। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात हम करें तो हम ये नहीं बोलेंगे वो सब्जेक्ट अलग हो गया ना। हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर से रिलेटेड जो बातें हैं सारी यहाँ पे आती हैं, है ना। आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दोनों मिलकर कुछ अच्छा काम करते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ सिलेबस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बातें ना करते हुए हमें बस वो बातें देख लेनी है जो किसी भी पेपर में पूछी जाती हैं। क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा रहता है कि अगर ज्यादा तुम आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे उसमें से कुछ ना आए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बेसिक्स बहुत आते हैं, बेसिक्स नहीं आते हैं तो इससे कुछ आती हैं, तो कुछ मोटी मोटी बातें ही आती हैं, ज्यादा डीप जाके पढ़ने वाली बातें नहीं आती। पर हमें तो फिर भी डीप जाके करना है। तो मैं वही बातें बताता हूं कि जो यहाँ पे जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, और दूसरी बात वही है, मेरे लिए आप जीरो हैं। मुझे नहीं पता आपने आज तक कितना पढ़ा है, मुझे ये भी नहीं पता कि आपने बुक भी पढ़ी है, मुझे ये भी नहीं पता कि आपको बुक का नाम भी पता है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस आपको वही फॉलो करना है जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की सीधी सीधी भाषा अगर मैं बताऊं, परिभाषा इसकी मैं बताऊं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब पार्ट्स, हार्डवेयर, है ना, अलग अलग। कीबोर्ड है, माउस है, ये प्रिंटर है, स्कैनर है ना, यूएसबी है, कुछ भी है, मतलब एक तरीके से अलग अलग पार्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि उन सभी पार्ट्स को जब हम जोड़ देते हैं, है ना, जैसे कीबोर्ड माउस जोड़ दिया सीपीयू से, मॉनिटर को अटैच कर दिया सीपीयू से, सब पूरा मिला के सबकी वायरिंग वगैरह कर देते हैं, काम फिट कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि अब हम इससे वो काम ले सकते हैं जिसके लिए ये सारा आर्किटेक्चर इकट्ठा किया गया था, है ना। अब उसको हमने जोड़ दिया है तो हम इससे वो काम ले सकते हैं जो हमारी जरूरत है एक मशीन से। तो आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वही है। आर्किटेक्चर मतलब अलग अलग पार्ट्स हैं, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमने जोड़ दिया एक साथ। क्यों? क्योंकि हमें उससे कोई जरूरी काम लेना है, वो देखते हैं क्या। अच्छा, तो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है, जो मैं कर सकता हूं वो कंप्यूटर कर सकता है। बस हम थोड़े स्लो हैं, वो थोड़ा फास्ट है। फास्ट प्रोसेसिंग की जहां पे नीड आती है इसकी जरूरत पड़ती है। और कंप्यूटर का मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं होता। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट है। हम हमेशा क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट हम हैं जो उसको बनाते हैं, इंटेलिजेंस हम उसके अंदर डालते हैं। मतलब कि कंप्यूटर को हम लर्न कराते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा, हम जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, हमें जब लर्न कराते हैं ए बी सी डी ए अनार जो भी बताते हैं, ठीक है, हमें टीचर्स बताते हैं। तो कंप्यूटर के टीचर वो हैं जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं, वो इसको बताते हैं, वो इसके अंदर चिप डालते हैं, वो बताते हैं उस चिप के अंदर कि भाई ये प्लस का मतलब जोड़ करना है, इसका मतलब तेरे को घटाना है। तो कंप्यूटर के अंदर जो इंटेलिजेंस डाली जाती है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा डाली जाती है। और किस फॉर्म में डालते हैं वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो जनरल बातें बहुत हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगा कि ये आपका कंप्यूटर है। अब आप बोलेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, सर्कल है। मैं बोलूंगा इसी को मान लो कंप्यूटर। हम हार्डवेयर को यहां पे उठा के नहीं रख सकते। ये आपका कंप्यूटर है जिसको हम पीसी भी बोलते हैं। किसी भी कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं और वहां से क्या निकलती है, आउटपुट। जैसे मैं 2 जमा 3 या 2 जमा 4 कुछ भी दूंगा तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 5। तो 2 जमा 3 को 5 करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, कोई ना कोई प्रोग्राम लिखना है ना। जैसे 2 जमा 3 आपने 5 किया दिमाग के अंदर तो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। तो एक तरीके से अगर कंप्यूटर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है तो हम बोलते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब क्या है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना ही कंप्यूटर का फंक्शन है। व्हाट इज कंप्यूटर फंक्शनैलिटी? तो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना किसी भी कंप्यूटर का फंक्शन है। और प्रोग्राम बोले तो कोई भी प्लस माइनस का प्रोग्राम है, डिवाइड मल्टीप्लाई का प्रोग्राम है,
लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स भी एक प्रोग्राम है, सारी बातें। तो अभी तक हमने देखा है अगर ये कंप्यूटर है तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, मतलब कि हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है और पीसी का फंक्शन है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, वो हार्डवेयर इसको एग्जीक्यूट करेगा। और किसी भी प्रोग्राम में दो चीजें रहती हैं, एक क्या होता है इंस्ट्रक्शन होता है, दूसरा क्या होता है डेटा होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं सुनो भाई खड़े हो जाओ, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दी, मैं बोलूंगा 2 + 3 ये क्या है, तुम बोलोगे डेटा है। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब एक ऑपरेशन होता है, खड़े हो जाओ बैठ जाओ जो भी बात है, और डेटा का मतलब वैल्यू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ऑपरेशन हो या वैल्यू हो, कंप्यूटर के अंदर किसी को भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से जो टर्म्स हमने पढ़ी वो आप देख लेना। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, पीसी करेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके। प्रोग्राम में दो चीजें होती हैं, इंस्ट्रक्शन और डेटा। इंस्ट्रक्शन का मतलब ऑपरेशन होता है और डेटा का मतलब वैल्यू होती है। ऑपरेशन आप समझ गए, जैसे प्लस करना माइनस करना एक ऑपरेशन है, किसको प्लस माइनस करना 2 और 3 को, वो डेटा है। ठीक है, तो दोनों मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं, दोनों की सहमति या दोनों के कॉम्बिनेशन से या दोनों के मिले जुले एफर्ट से एक प्रोग्राम बनता है, ये हम बोल सकते हैं। अब मैं अगर आपको बता दूं तो मैंने आपको बोला है कि टू एग्जीक्यूट करना पड़ता है, क्या टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम, हमें एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ता है किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। और प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना ही पीसी की फंक्शनैलिटी है। और किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, दूसरा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, और तीसरा आपको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है। सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, मतलब कि सबसे बड़ा बंदा वही है ना, कंप्यूटर का ब्रेन वही है। एक तरीके से सारे के सारे टास्क, सारा जिम्मेवारी उसके ऊपर है। मेमोरी क्या करेगी, स्टोरेज का काम करेगा। मेमोरी अपनी क्या है, जैसे कि रैम को हम मेमोरी बोलते हैं। आईओ क्या करेगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जैसे कि हार्ड डिस्क आपका है या फिर आपका पेन ड्राइव भी हम बोल सकते हैं कि आपके पास कोई मूवी है मेरे को देखनी है, मैं आपसे मंगाऊंगा, पेन ड्राइव पीसी में लगाऊंगा, मैं देखूंगा, है ना। तो एक्सटर्नल मतलब वही बाहरी कम्युनिकेशन, बाहर से कुछ डेटा सिस्टम के अंदर लेके आना है। तो इनकी धीरे धीरे हम बातें करेंगे, इसका एक पूरा डायग्राम हम बनाने वाले हैं। अब आगे इसको जोड़ने वाले हैं कि ये कैसे जुड़ेगा, कौन कौन, सीपीयू मेमोरी एंड आईओ कैसे जुड़ता है, आपको देख लेना है। बड़ा ही सिंपल है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ ना आए। तो अभी तक ये जितनी बातें मैंने बोली हैं आपको ध्यान रख लेना है। अगर ये बातें आपको समझ आती हैं तो मैं मानूंगा कि इसका मतलब वही है कि आपको आता तो सब कुछ था, पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि आर्किटेक्चर भी कुछ चीज है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। अब हमें अच्छे से पता चल गया है ना, एक तरीके से रिमाइंड हो गया सारा, जो चीजें हमें आती थी। अब हम आंसर गलत नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना है आपको। जो बंदा एग्जीक्यूट करता है, मेन बंदा कौन है, सीपीयू। उसके बाद अब मैं यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बनाता हूं और देखेंगे उनको क्या बोलेंगे। सबसे बड़ा मैं यहाँ पे बना दिया, मान लो इसको लिख दिया मैंने कुछ एचडी। उसके बाद मैंने एक और बनाया, मान लो उसको मैंने लिख दिया रैम। उसके बाद मैंने एक और बनाया, मान लो उसको मैंने लिख दिया कैश। और यहाँ पे मैंने मान लो कुछ लिख दिया रजिस्टर, रजिस्टर ऐसे करके R4 रजिस्टर। अब देखो होता क्या है, अगर मेरे को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और इनको देखो पार्टीशन में मैं बांट देता हूं, पार्टीशंस में मैं बांट देता हूं, भागों में बांट देता हूं, इक्वल इक्वल भागों में बांट देता हूं। कुछ भी हमेशा ध्यान रखना कि ये इसका जो साइज है वो इसका साइज है, वो इसका साइज है, एक इस पर्टिकुलर पार्टीशन का सेम साइज होता है। हार्ड डिस्क में कोई बंदा यहाँ पे पेज कहलाता है, यहाँ पे कोई बंदा ब्लॉक कहलाता है या फिर फ्रेम कहलाता है, और यहाँ पे कोई बंदा लाइन कहलाता है या फिर सेल कहलाता है। समझ गए, लाइन बोलते हैं या सेल बोलते हैं। तो कैश मेमोरी, रैम मेमोरी और हार्ड डिस्क, और यहां पे मैंने लिख दिया है रजिस्टर। देखो होगा क्या, होगा ये कि अगर यहां पे कोई x = 5 डेटा है, तो अगर मेरे को, मैं सीपीयू हूं तो मेरे को वो डेटा चाहिए जो वहां पे पड़ा है। तो होगा क्या, सीपीयू पहले स्टेप पे डेटा कहां देखेगा, रजिस्टर में देखेगा। दूसरे स्टेप में कहां डेटा देखेगा, वो कैश में देखेगा। कैश के बाद कहां डेटा चेक करेगा, रैम में चेक करेगा। रैम के बाद कहां पे चेक करेगा, वो हार्ड डिस्क में चेक करेगा। अब होता क्या है कि इनिशियली इसको डेटा कहां पे मिलेगा, हार्ड डिस्क में, और सब जगह पे क्या होगा, मिस होगा। मिस का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। रजिस्टर या तो मिस होता है या हिट, डेटा मिल गया तो हिट है ना तो मिस है। कैसे भी या तो मिस होता है या हिट होता है, या मिस होता है या हिट होता है ना। मिल गया तो हिट है, नहीं मिला तो मिस है। रैम में
या तो हिट होता है या फिर फॉल्ट होता है, बस ये ध्यान रखना। यहां नहीं मिलता है तो फॉल्ट बोलते हैं, यहां नहीं मिलता है तो मिस बोलते हैं, यहां भी नहीं मिलता है तो भी मिस बोलते हैं, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क है, इसका हिट रेशियो ही हिट रेशियो होता है। और कभी भी आप एक चीज ध्यान रख लेना कि हार्ड डिस्क का हिट रेशियो हमेशा 100% हम मानते हैं। 100% का मतलब है कि कोई भी डेटा हमेशा मिलने वाला है पक्के से पक्का, कहां पे, हार्ड डिस्क में, ठीक है। आपको एक मूवी देखनी है, ऐसी मूवी जो कि आपकी हार्ड डिस्क में नहीं है, तो इसका मतलब आप इलीगल एक्सेस कर रहे हो। इलीगल का मतलब है कि जो डेटा है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसको तुम अगर एक्सेस करने की ट्राई करते हो तो तुम गलत कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, है ना। डेटा हम वही एक्सेस कर सकते हैं जो हमारा है। रात को हम अपने घर में ही जाते हैं, मैक्सिमम यही है। तो जहां पे अथॉरिटी है, जिस चीज को लेके हमारी अथॉरिटी है, उसी पे हम हक जमाए तो अच्छा है। ये भी वही बोलता है कि वही डेटा एक्सेस करो जो कम से कम हार्ड डिस्क में तो है, ठीक है। तो इनिशियली ऐसे जाता है। उसके बाद नंबर 5 पे क्या होता है, वो डेटा यहां ट्रांसफर होता है, मान लो x = 5 यहां पे आ गया। फिर नंबर 6 पे क्या होता है, वो डेटा यहां पे ट्रांसफर होता है, मान लो यहां पे आ गया नंबर 6 पे। और फिर वो डेटा कहां पे आता है, नंबर 7 पे रजिस्टर के अंदर आता है। और फिर सीपीयू अपना जो एग्जीक्यूशन करता है वो किसके ऊपर करता है, रजिस्टर के ऊपर करता है। तो ये बार बार पूछा जाता है कि सीपीयू का कोई भी एग्जीक्यूशन या सीपीयू जो भी काम करता है वो हमेशा डेटा जब कहां हो, जब काम उस पर करता है, तो तुम्हें बोलना है कि सीपीयू जब काम करता है हमेशा रजिस्टर के अंदर जो डेटा है उस पर काम करता है। और रजिस्टर के अंदर डेटा आया कैसे है, हमने ऐसे ऐसे करके एक्सेस किया। इनिशियली आपका कहां पे मिला, वो हार्ड डिस्क में, फिर आपने उसको ऐसे ऐसे ट्रांसफर किया और फाइनली आपने कहां से उसको लिया है, रजिस्टर से एक्सेस किया है, मेन चीज, ठीक है। अब होगा क्या, दूसरी बार या तो आप कुछ नया डेटा एक्सेस कर सकते हो, जैसे यहाँ y = कुछ 8 एक्सेस करना है आपको। अगर वो नई एक्सेस है तो यहां फिर से मिस होगा, फिर से मिस, वो यहां मिलेगा, फिर से उसको लेके आओगे तो ऐसा ही होगा। अगर मान लीजिए थोड़े समय के बाद आपने पहले x = 5 एक्सेस किया, फिर मान लो कोई y = 8 किया, मान लो फिर से x = 5 एग्जीक्यूट आप करते हो, तो होता क्या है कि आपको वो डेटा रजिस्टर्स में ही मिल जाता है। और सबसे कम स्पेस इनका होता है, उससे बड़ा स्पेस इसका होता है, उससे बड़ा स्पेस इसका होता है, सबसे बड़ा स्पेस हार्ड डिस्क का होता है। तो जब भी कोई डेटा जो अभी अभी एक्सेस किया है, अगर उसको दोबारा एक्सेस करोगे तो हमेशा आपको डेटा कहां मिल जाता है, रजिस्टर में मिलने का चांस ज्यादा होता है। या फिर क्या पता रजिस्टर बहुत ज्यादा कम है, उसमें एक बार में 1 की कैपेसिटी है, तो हो सकता है आपका डेटा यहां मिल जाए, है ना। होता क्या है कि जब रजिस्टर भर जाते हैं तो डेटा यहां से रिप्लेसमेंट होना स्टार्ट होता है, ऐसे फिर वो इसमें रहता है। मतलब मेरा ये है कि जो डेटा यहां पे है, हमेशा इसकी कॉपी हो जाती है सब जगह पे। कभी भी ऐसा नहीं होता, क्या नहीं होता कि डेटा अपने आप से डिलीट हो जाए, हमेशा रिप्लेसमेंट्स होती हैं, है ना। तो एक चीज का आप ध्यान रखना कि डेटा जब भी आपको, देखो पहला अटेम्प्ट, किसी का भी पहला अटेम्प्ट, कभी भी फर्स्ट एक्सेस जो आप करेंगे वो हमेशा हार्ड डिस्क में मिलेगी, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। ये भी फर्स्ट टाइम एक्सेस किया तो हार्ड डिस्क में मिला। अगर सेकंड टाइम किसी को एक्सेस करते हो तो हो सकता है वो रजिस्टर में आपको मिल जाए, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे कंसेप्ट पे हमारा आर्किटेक्चर डिपेंड है कि कैसे हम एग्जीक्यूशन करते हैं। और ये पूरा जो कंसेप्ट है, क्योंकि ये सारा मेमोरी है, रजिस्टर भी मेमोरी है, ये सब मेमोरी का पार्ट है। तो क्योंकि हमने मेमोरी को अलग अलग भागों में बांट दिया है, छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी हायरार्की। और मेमोरी हायरार्की का मतलब क्या है, मेमोरी हायरार्की क्यों यूज होती है, क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, तो आपको एक ही बात बोलनी है, टू मेक एग्जीक्यूशन फास्ट हम क्या करते हैं, मेमोरी हायरार्की यूज करते हैं। या फिर हम एक बात और बोल सकते हैं कि क्योंकि सीपीयू बड़ा फास्ट डिवाइस है, फास्ट मतलब कि वो बोलेगा क्वेश्चन नंबर 6 आजा मेरे पास, तुझे एग्जीक्यूट करूं, बट क्वेश्चन नंबर 6 उसने बोला, पर वो आने में टाइम लगेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा, एक लिंक्स के थ्रू वो आएगा, तो डेटा एक्सेस करना इसमें थोड़ा स्लो रहता है, डेटा एक्सेस करने में टाइम लगता है। तो इसलिए हमने क्या कंसेप्ट यूज कर लिया, मेमोरी हायरार्की का, जिसने हमारा क्या फायदा किया कि हर बार डेटा हार्ड डिस्क में नहीं मिलता, पहली बार मिलता है। अगर सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स आप उस डेटा को एक्सेस करोगे तो एक्सेस फास्ट हो जाती है। इसी के ऊपर हमारा पूरा कंसेप्ट डिपेंड है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में मैक्सिमम आप देखेंगे कि ये वर्ड बहुत पढ़ते हैं, लूप। लूप का मतलब है कि जो डेटा एक बार एक्सेस कर लिया उसको बार बार आप एक्सेस करेंगे,
कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं इसी चीज पे डिपेंड है कि हमेशा नियर बाय डेटा को बार बार यूज करना है, कभी भी इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है आपके दिमाग में ऐसे रहना चाहिए, है ना। रहेगा तो अच्छी बात है कि कैसे कैसे एग्जीक्यूशन होता है। और एक दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि ये जो रजिस्टर है और जो कैश है, ये आपको समझ आ गया होगा मे भी कैसे काम चलता है। और मेमोरी हायरार्की इसको क्यों बोला, क्योंकि पहली बार हार्ड डिस्क में एक्सेस होगा, उसके बाद हो सकता है वो रजिस्टर में हो, पर जब कुछ अलग अलग एक्सेस होंगी तो हो सकता है रजिस्टर लिमिटेड है, उनका साइज फुल हो जाए, तो फिर वो यहां पे होगा पक्का। मान लो और एक्सेस बढ़ती जाती है नई नई, फिर मान लो ये भी फुल हो गया तो यहां से रिप्लेसमेंट होगी, फिर यहां मिलने का चांस है। तो कुल मिला के ये है कि अगर एक बार पहली बार वो हार्ड डिस्क में मिला तो दूसरी बार चांस है वो रजिस्टर में मिल जाएगा, वहां नहीं मिला तो कैश में मिल जाएगा, वहां भी नहीं मिला तो मेन में मिल जाएगा, वहां भी नहीं मिला तो हार्ड डिस्क में तो मिलेगा ही मिलेगा। पर ऐसा बहुत कम होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में यूनिक एक्सेस बार बार करना ऐसा हमेशा नहीं होता, रिपीटेशन के ऊपर ज्यादा काम होता है। ठीक है, एक तो ये बात। तो आपको मैं बता रहा हूं कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है तो आपको अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, इसके बेसिस पे आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी एफिशिएंसी बढ़ा लेनी है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पे एक दूसरी बात करते हैं। देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा और वो वर्ड क्या है, ऑन चिप मेमोरी। ऑन चिप मेमोरी का मतलब क्या है, ऑन चिप मतलब किसकी चिप, प्रोसेसर की चिप। तो होता क्या है कि जब जब तुम प्रोसेसर परचेज करोगे, वो बोलेगा प्रोसेसर है तो इस पे सीपीयू तो होगा ही होगा, साथ साथ इस पे रजिस्टर भी होगा और कैश मेमोरी भी यहीं पे होगी। मतलब क्या है इसका, कि आप प्रोसेसर खरीद रहे हो अपने लिए सीपीयू, तो आपको दो मेमोरी इनबिल्ट मेमोरी है बाय डिफॉल्ट, वो खरीदी जाएंगी उसके साथ। ऑन चिप उनको बोला जाता है कि जहां प्रोसेसर है वहीं रजिस्टर वहीं कैश है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि बच्चे करते थे, हम लोग पहले 10 साल पहले की बात करें तो हम पूछते थे अपने बड़ों से कि मैं पीसी लेना चाहता हूं, लेके आऊं या असेंबल कराऊं, तो बोलता था ना ना ले मत, नुकसान में रहेगा, तो असेंबल करा। मतलब इतनी हार्ड डिस्क डलवा ले, इतनी रैम डलवा ले, इतने रजिस्टर डलवा ले, क्या कभी किसी ने ऐसा बोला? नहीं बोला। खाली उसने क्या बोला, इतनी हार्ड डिस्क इतनी रैम बस, और ये प्रोसेसर। क्यों? क्योंकि उसको भी पता था नहीं पता था तो मैं नहीं जानता, पर रजिस्टर इतने ले लो, कैश मेमोरी इतने साइज की ले लो, ऐसा कभी किसी ने ना बोला है, ना सुना है, ना सुनोगे, क्योंकि वो ऑन चिप मेमोरी है, वो प्रोसेसर के साथ चेंज होगी। प्रोसेसर महंगा होगा तो पक्का उसमें रजिस्टर ज्यादा होंगे क्योंकि हार्डवेयर बढ़ेगा, ऐसे ही कैश भी उसमें बड़े साइज की हो सकती है। तो एक सीधी सीधी बात है, प्रोसेसर महंगा है तो एग्जीक्यूशन फास्ट होने वाला है, स्पीड ज्यादा होने वाली है। तो ऑन चिप मेमोरी कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए, जो सीपीयू के साथ खरीदी जाती है, या तो रजिस्टर है या कैश है। और उसके बाद रैम और हार्ड डिस्क। देखो, एक सिंपल सी बात है कि इस पूरे को अगर मैं सीपीयू बोल दूं, इस पूरे सी को अगर मैं सीपीयू बोल दूं तो गलत नहीं होगा। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन से कौन लिंक है, कम्युनिकेशन मतलब कि चैनल से या फिर केबल से कौन लिंक है, या तारों से कौन लिंक है, तारों से, तारे मतलब केबल्स, तारों से कौन कौन लिंक है। तारों वो तारे नहीं है, केबल्स तार मैंने बोला है। तो तार सीपीयू प्रोसेसर और या तो रैम के बीच है या फिर हार्ड डिस्क के बीच है। ठीक है, तो देखेंगे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। बट अगर मैं अभी के लिए बोल दूं, इनको इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, इसको भी इंटरनल बोला जाता है, नहीं बोला जाता, आपके लिए क्वेश्चन है। इसको तो पक्का फिर एक्सटर्नल बोलेंगे, क्योंकि मैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हार्ड डिस्क का नाम ले दिया। रैम को इंटरनल या एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है। इनको पक्का फिर इंटरनल बोलेंगे। इंटरनल मतलब कि जो हमारे इंटरनल पार्ट्स है ना। अब जैसे कोई भी ड्रेस तो खरीद सकता है पर हाथ नहीं खरीद सकता है ना, सीधी सीधी बात है। जो हमारे पार्ट्स वो हैं, जो परचेज करना है वो कर सकते हैं। तो सिंपल बात है यहाँ पे। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आया है, मेमोरी हायरार्की क्या होती है, मेमोरी हायरार्की एग्जीक्यूशन को फास्ट करती है, या फिर अगर मैं एक बात और बोल दूं कि मेमोरी हायरार्की एक काम करती है क्या, मिनिमाइज करती है स्पीड गैप। और स्पीड गैप क्या है, मिनिमाइज स्पीड गैप का मतलब क्या है कि सीपीयू फास्ट है और डेटा एक्सेस थोड़ा स्लो है, तो मैं तो बोल दूंगा भाई छठा क्वेश्चन दे मैं सोल्व करूंगा, पर वो ढूंढने में टाइम लगेगा, एक्सेस में टाइम लगेगा। तो इसलिए मेमोरीज और सीपीयू के बीच का जो गैप है कि मैंने तो एकदम से रिस्पॉन्स किया पर वहां से रिस्पॉन्स आने में टाइम लगा, उसको हम कुछ हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं ये कंसेप्ट यूज करके, कि रजिस्टर्स के हमें ऊपर एग्जीक्यूशन हमेशा करेंगे और रजिस्टर सीपीयू के बिल्कुल पास है, वो केबल से कनेक्टेड नहीं है, उसी चिप पे है। तो ये तो पक्की बात है कि मेरे को कोई सामान मेरे घर के दूसरे कमरे में ढूंढना है या पड़ोसी के घर में ढूंढना है तो कहां ज्यादा टाइम लगने वाला है वो आपको इजीली पता होगा।
वो मेरे कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर इतना आपको समझ आ गया है कि ये पूरा कंसेप्ट क्या है, कौन सीपीयू है, कौन रजिस्टर है, कौन कैश मेमोरी है, कहां पे क्या बोला जाता है, और भाई ये क्यों है फंडा ऐसा, क्यों हम मेमोरी हायरार्की यूज करते हैं, क्या इसके फायदे हैं, वो सारी बातें। ठीक है, एक और मैं बात आपको बता दूं, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, आप एक दिन में तो खत्म करेंगे नहीं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चल रहा है तो उस कॉपी को आप अपने ज्यादा पास रखेंगे। ज्यादा पास रखने का मतलब है कि अगर अलमीरा में आप कॉपी सजाते हैं, रखते हैं, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पक्का डेली अलमीरा में ना रख के आप टेबल पे रखेंगे या बेड के सिराने पे रखेंगे, कहीं भी रखेंगे। मतलब मीनिंग ये है कि उसको थोड़ा अपने पास रखेंगे जो आपको इन दिनों जिसके ऊपर काम करना है। तो यहां भी वही है कि सीपीयू उस डेटा को अपने पास रखना चाहेगा जो उसके ऊपर उसको बार बार काम करना है, वही ये फंडा है, उसी पे बेस्ड है, जिसको हम मेमोरी हायरार्की बोलते हैं। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि मेमोरी यहां पे होता क्या है, दिखता कैसा है। तो मेमोरी की यूनिट्स क्या होती हैं उसके लिए आप चले जाएं ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट की वीडियो में, मैंने बताया है बिट बाइट निबल ये सारी बातें, केबी एमबी जीबी नहीं बताता मैं दूसरी बार, क्योंकि आप जाके उसको देख लीजिए, एक ही बात बोलूंगा, वहां पे मैंने बता दी है। तो अगर मेमोरी की बात करें, एक और बात जो मैं भूल गया हूं बताना, वो ये बात है कि अगर ये सीपीयू है और ये कैश है और ये रैम है और ये हार्ड डिस्क है, तो यहां से यहां की बात कहां पढ़ेंगे और यहां से यहां की बात कहां पढ़ेंगे वो आप देख लेंगे। यहां से यहां की बातें आपने इस मेमोरी का जिक्र भी नहीं किया होगा, सी का, कैश का, किसमें, ओएस में। तो इन दोनों के बीच की बातें, रैम और हार्ड डिस्क के बीच की बातें, स्वैप इन स्वैप आउट की बातें, पेज रिप्लेसमेंट की बातें, या और दूसरी बहुत सारी बातें, लॉजिकल टू फिजिकल की बातें, वो हम सारी कहां करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं। और इन दोनों के बीच की बातें हम कहां करेंगे, काव में, और इससे आगे की बातें भी कहां करेंगे, काव में। मतलब कि सीपीयू, रजिस्टर, कैश और कुछ पार्ट रैम का, बस ये यहां तक का काव का काम है, यहां तक का आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम यहां तक का देखेंगे। और एक बात ध्यान रख लेना, कई बार लॉजिकल टू फिजिकल होता है, कई बार वर्चुअल टू रियल होता है। लॉजिकल टू फिजिकल, लॉजिकल एड्रेस मतलब हार्ड डिस्क की बात कर रहा है, फिजिकल मतलब रैम की बात कर रहा है। अगर वर्चुअल टू रियल लिखा है तो वर्चुअल मतलब कि ये रैम का एड्रेस यहां पे वर्चुअल हो जाता है और कैश का एड्रेस रियल हो जाता है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन दोनों जगह पे होती है, यहां से यहां भी होती है, यहां से यहां भी, क्योंकि इसका साइज इससे छोटा है। मतलब देखो साइज ऐसे होता है, रजिस्टर छोटा है कैश से, कैश छोटा है मेन से, मेन छोटा है हार्ड डिस्क से, इसका अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्चुअल टू रियल जब भी वर्ड यूज किया गया हो तो समझ जाना कि यहाँ रैम की, यहाँ कैश की बात हो रही है। लॉजिकल टू फिजिकल किया गया हो तो हार्ड डिस्क और रैम की बात हो रही है, क्योंकि मेमोरी के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ का है। ठीक है, तो ऐसा लिखा होगा तो ओएस से रिलेट कर देना, ऐसा लिखा होगा तो काव से रिलेट कर देना, ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन करने के लिए उसको वैसे ही बताया जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी क्या बोलता है आपको ध्यान से सुन लेना है। मेमोरी का मतलब है, वो बोलता है कि भाई मेरे लिए मेरी मेमोरी ही सब कुछ है, और मेरी मेमोरी को मैं इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांट देता हूं और उसको मैं यहां पे सेल बोलता हूं। क्या बोलता हूं, सेल। और हर सेल का अपना एक नंबर है, यूनिक नंबर उसको बोलेंगे, और वो नंबर हर सेल का अपना क्या कहलाएगा, एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, जैसे इस सेल का नंबर है, मान लो 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा कुछ है, मान लो इसके ब्लॉक हम कम कर देते हैं, मान लो इतने ब्लॉक कर देते हैं, 1 2 3 4, तो ये 0 0 है, 0 1 है, 1 0 1 1 है, ऐसे है। तो ये हर एक का अपना नंबर है, जो कि हर एक सेल का अपना एड्रेस है। और हर सेल पे उसके बाद हम दो सिग्नल्स की बात करते हैं, उनको कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं। और वो कंट्रोल सिग्नल क्या होते हैं, रीड और राइट होते हैं, और उनके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। बस ऐसा ध्यान रख लेना कि ये रीड और राइट पिन्स होती हैं। सीपीयू की जो पिन है, पिन डायग्राम आपने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा है, 40 पिन पड़ी होंगी। ठीक है, तो रीड राइट भी उनमें से 2 पिन है, इनको छोड़ दे तो 38 पिन बच जाती हैं। तो रीड और राइट 2 पिन होती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो हम पढ़ते हैं। तो रीड और राइट के ऊपर बार का मतलब है, ध्यान दे लेना कि जिसके ऊपर बार होगा वो पिन 0 पे काम करेगी। क्या समझे, कई बार आपने देखा होगा कि लाइट जलानी है, लाइट अगर जलानी है तो किसी के घर में ऐसे जलती है,
पर जब कनेक्शन गलत हो जाता है तो फिर वो ऐसे भी जलती है। कईयों में देखा होगा आपने, उल्टा कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे वही है कि ऊपर करने से भी जलेगी, नीचे करने से भी जलेगी, दैट डिपेंड्स। तो ये वाली वो लाइट है जो 0 पे जलेगी, और अगर इस रीड को मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिखता तो ये वाली वो लाइट हो जाती जो 1 पे जलती। 1 मतलब ये 0 और 1 इनकी क्या होती उस टाइम पे, इनपुट। मतलब इसको इनपुट 0 मिलेगा तो ये काम करेगी, इसका जो काम है वो काम करेगी, इसका काम है रीड करना तो रीड करेगी। समझ गए? देखो, अगर रीड को 0 पास हुआ, अगर रीड को 0 पास हुआ और राइट को 1 पास हुआ, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि रीड की वैल्यू 0, राइट की वैल्यू 1 और इनके ऊपर बार है, वो बोलेगा बताइए कौन सा ऑपरेशन होगा, तो तुम बोलोगे जिसको इनपुट 0 मिलेगा वो काम करेगा, क्योंकि बार वाली पिन है ना। इनको एक्टिव लो पिन्स भी बोलते हैं, जिनके ऊपर बार होता है एक्टिव लो, लो पे काम करेंगे मतलब 0 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे रीड काम करेगा, तो इसका आंसर क्या आना है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, ये चीज। तो हर सेल पे 2 सिग्नल होते हैं, या तो रीड या राइट, या तो किसी सेल को हम पढ़ेंगे या किसी सेल में लिखेंगे। आपकी कॉपी अगर उसका एक पेज है, या आप उसको पढ़ेंगे या उसको लिखेंगे। तो हम बोलते हैं कि सीपीयू जनरेट करता है रिक्वेस्ट। सीपीयू क्या जनरेट करता है, रिक्वेस्ट। और सीपीयू रिक्वेस्ट, सीपीयू कौन, मैं, आप। सीपीयू मतलब मेरा मन किया कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का पेज नंबर 5 पढ़ूं 5 एड्रेस है, पढ़ूं रीड है। मेरा मन किया 5 नंबर पेज पे लिखूं, मतलब कि 5 नंबर एड्रेस है, और लिखूं सिग्नल है। तो सीपीयू जब भी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो 2 चीजें वो जनरेट करता है, एक कंट्रोल सिग्नल और दूसरा एड्रेस ऑफ ए सेल। ये ध्यान रख लेना कि सीपीयू की रिक्वेस्ट में 2 ही चीजें होती हैं हमेशा, क्योंकि एग्जीक्यूट सीपीयू को करना है। तो सीपीयू हमेशा क्या बोलेगा, एड्रेस बोलेगा और कंट्रोल सिग्नल। और एड्रेस भी किसका, हार्ड डिस्क का। हमेशा ध्यान रख लेना, बाय डिफॉल्ट सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करेगा हमेशा हार्ड डिस्क का करेगा। हार्ड डिस्क से फिर उसको लॉजिकल टू फिजिकल, फिर उसको वर्चुअल मानते हुए रियल, और फिर रजिस्टर के अंदर देंगे। वो पूरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मिला जुला एफर्ट है, उसको अभी के लिए आप भूल जाइए। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि मेमोरी ऐसी ऐसी दिखती है, हर एक का अपना एड्रेस होता है, हर एक पे सिग्नल होते हैं। और सीपीयू को अगर कोई डेटा एग्जीक्यूट करना है तो हमेशा 2 चीज पास करता है। एक चीज क्या पास करता है, सिग्नल, और दूसरी क्या चीज पास करता है, क्या, एड्रेस। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। मेमोरी चिप्स कैसी होती हैं, मेमोरी चिप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। और मेमोरी चिप की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो आप एक चीज का ध्यान रखें, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक चीज कराई है, क्या, रैम चिप का साइज और डिकोडर का साइज। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर का मिला जुला चैप्टर मेमोरी का चैप्टर है। कभी भी इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन भी आ जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं होगी कि अचंबा हो जाए। अचंबा तो होना ही नहीं है, क्योंकि आसान भी है क्वेश्चंस। देखते हैं क्या चिप कैसी दिखती है। या तो चिप दिखती है ऐसी, मान लो 64K इंटू 8 लिखा है, या चिप दिखेगी ऐसी 64K इंटू 16 दिखा है, या चिप दिखेगी ऐसी 64K इंटू 32 लिखा है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ भी लिखा होगा, या फिर चिप दिखेगी ऐसी 64K इंटू 64 लिखा है। तो अब आप कंफ्यूज, आपके मन में सवाल आया कि इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको बोलूंगा एक ही बात, क्या, देखो, अगर ये रैम है तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि किसी के भी अंदर 1 बाइट का डेटा है, किसी भी सेल के अंदर। ठीक है, 1 बाइट की सेल है, 1 बाइट की सेल है, ऐसा मानते हैं हम। तो उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना है। इस 64K का मतलब क्या होता है, इस 64K का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स, एक तरीके से नंबर ऑफ सेल्स, कि आपकी ये सेल कितनी है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है पीछे वाले का, इसका मतलब होता है टाइप ऑफ प्रोसेसर। टाइप ऑफ प्रोसेसर, टाइप ऑफ प्रोसेसर का क्या मतलब है, जैसे कि आप दुकान पे गए, आप बोलोगे प्रोसेसर दे दे भाई बढ़िया, वो बोलेगा 32 बिट दूं 64 बिट दूं, तुम बोलोगे यार 64 बड़ा है ना, महंगा होगा ना, ठीक है वो अच्छा होगा, इसका मतलब वही दे दे। क्यों, ज्यादा पैसे क्यों लगाए आपने, क्यों आपने 64 का लिया, क्योंकि पक्की बात है कि 64 वाला, पक्की बात है क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों वो फास्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा तो हमेशा 64 बिट का होगा। कब, इधर से उधर भी 64 बिट की इंफॉर्मेशन जाएगी, इधर से इधर भी 64 बिट की इंफॉर्मेशन आएगी,
इस केस में जो कम्युनिकेशन होगा सीपीयू और रैम के बीच या मेमोरी के बीच वो 32 बिट में होगा। इस केस में जो सीपीयू और मेमोरी के बीच कम्युनिकेशन होगा 16 बिट में होगा। इस केस में जो सीपीयू और मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन होगा 8 बिट में होगा। 8 भेजेगा 8 लेगा, 8 भेजेगा 8 लेगा। मीनिंग क्या है, यहां से वहां एक बस जाती है, बस में 4 बच्चे बैठ के आए, या बस में 32 बच्चे बैठ के आए, या बस में 64 बच्चे बैठ के आए, तो आप बताइए डेटा ज्यादा कब आया। बस तो एक बार गई, जाने में उतना ही टाइम लगा, आने में उतना ही लगा। बस भरी हो या खाली हो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम सेम ही लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ये लेन देन ज्यादा बिट्स में होगा तो पक्का वो ज्यादा बिट एक टाइम पे प्रोसेस करेगा। जैसे एक टाइम में 64 बिट प्रोसेस करेगा, वो एक टाइम में 8 बिट प्रोसेस करेगा उतने ही टाइम में। तो ये वाला बढ़िया है वो वाला बढ़िया, तो हम बोलेंगे ये वाला बढ़िया, ठीक है। पर इसके लिए हम फिर नंबर ऑफ तारे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जो केबल्स होंगी, क्योंकि अगर ये तार हैं, ये केबल्स हैं सीपीयू और रैम के बीच में, और एक से एक बिट आती है, तो हमें 64 केबल्स की जरूरत पड़ेगी। 64 छोटी छोटी तार है ना, वो गुच्छा गुच्छा दिखता है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। इसमें हमें 8 तारों की जरूरत पड़ेगी, तो महंगा ये होगा वो होगा, यही तो होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए कि ये जो दूसरे वाली इंफॉर्मेशन है ये हमेशा किसकी बात करती है, टाइप ऑफ प्रोसेसर की बात करती है। तो अगर 64 के इंटू 64 लिखा है तो भाई ये 64 बिट का प्रोसेसर है। 64 के इंटू 8 लिखा है तो 8 बिट का प्रोसेसर है। 64 के इंटू 32 लिखा है तो 32 बिट का प्रोसेसर है। सबसे फास्ट कौन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बोलेगा एबीसीडी में फास्ट कौन, तुम पढ़ लो ये वैल्यू गुणा के बाद की। तो सबसे फास्ट कौन है वो। कॉस्टली कौन होगा, जितना बिट का ज्यादा प्रोसेसर उतना कॉस्टली, पक्की बात। आपको फास्ट बनाना है तो कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। सस्ता अगर फास्ट है तो भाई वो दुकान उसकी कभी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी पहले ही दिन। तो ऐसा है, आपको ये चीज समझ आई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि होता क्या है, ध्यान से सुनो। अगर एक सेल में 1 बाइट है तो ये एक टाइम में कितनी सेल एक्सेस करेगा, ये एक टाइम में 1 सेल एक्सेस करेगा। क्यों, क्योंकि इसको 8 बिट की इंफॉर्मेशन चाहिए। और यहां पे मान लो अगर सीपीयू है, इन दोनों के बीच में ये अगर मेमोरी है आपकी, ये मेमोरी है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना, तो एक बार में 1 सेल लेगा। समझ गए। ये कितनी सेल लेगा, इसका मतलब गुणा के बाद का मतलब बिट होता है, ये ध्यान रख लेना, वो बाइट है। तो 16 बिट, 8 बिट, 8 बिट, एक बाइट में 8 बिट। तो ये कितनी सेल एक्सेस करेगा, इस केस में बी वाला, ये दोनों मल्टीपल सेल एक्सेस होंगी, मतलब कि इस केस में 2 सेल एक्सेस होंगी। और ऐसे ही अगर ये वाला है तो ये कितनी सेल एक्सेस करेगा, एक साथ 4 सेल, क्योंकि इसको 32 बिट का डेटा चाहिए, तो मल्टीपल सेल एक्सेस होंगी। इसमें भी कितनी सेल एक्सेस होंगी, मल्टीपल। और कितनी, 8 सेल, क्योंकि एक सेल में 8 बिट, ठीक है। तो ये भी आ सकता है इनमें से सिंगल सेल एक्सेस करने वाला प्रोसेसर कौन सा है, तो वो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 8 होता है। और मल्टीपल कौन है, ये तीनों, क्योंकि इनमें ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मल्टीपल सेल एक्सेस होंगी तब फास्ट होगा, या सिंगल सेल एट ए टाइम एक्सेस होगी तो फास्ट